हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 76 है। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो निर्देशांक शब्द है, इसको आप लोगों ने क्लास 9th में सुना होगा। निर्देशांक क्या होता है किसी बिंदु का, ये आपने स्टडी किया है, मैं रिवाइज करा दूंगा बाय द वे। ओके, निर्देशांक ज्यामिति एक्चुअली गणित की वो शाखा है जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों का बीजगणितीय अध्ययन करते हैं। बीजगणितीय अध्ययन मतलब वेरिएबल्स के रूप में, x के टर्म में, y के टर्म में, है ना। हम लोग जो भी आकृति दी हुई है उसका एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण में से उस आकृति के बारे में जो भी जानकारी निकालनी होगी उस समीकरण में से निकाल लेंगे, है ना। अगर अपने पास एक रेखा है, उस रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, है ना। इस समीकरण में से हम लोग रेखा के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। हम लोग रेखा की प्रवणता, यानी कि क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन बता सकते हैं, m होता है ना। और प्लस c उस रेखा का y अक्ष से जो ऊंचान या ढलाव होता है वो होता है। आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हमें स्टडी करना है तो सीधे उसका चित्र बनाकर उसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। आप लोगों ने अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पढ़ा है, ऐसे बनते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब मैं इन दोनों अक्ष में कोई भी एक पॉइंट कहीं भी रख दूं, उसके कुछ निर्देशांक दे दूं और बोला जाए कि इन पॉइंट्स की किसी एक लाइन से दूरी निकालो, इस पॉइंट की किसी एक अक्ष से दूरी निकालो, है ना। तो इसको निकालने के लिए आपको बीजगणित की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स के बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको रिवीजन करा दूं कि कार्तीय तल होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन, है ना, कार्टेशियन प्लेन। आप लोगों ने इसके बारे में 9th में पढ़ा है। एक ऐसा प्लेन तो आपको पता है, एक सरफेस, है ना, जो 2 डायमेंशनल हो, मतलब जिसमें लंबाई हो, जिसमें ऊंचाई हो, है ना। ऐसा सरफेस जिसमें एक अक्ष हो x और इसी के लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर अक्ष हो y। तो इन दोनों रेखाओं से बने एक प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन में कोई भी बिंदु अगर P दिया हुआ हो तो इस बिंदु P को हम लोग इसके निर्देशांक से दर्शाते हैं। किसी भी बिंदु के कुछ निश्चित निर्देशांक होते हैं, x, y, है ना, जहाँ पे x क्या होता है, इस बिंदु P की y अक्ष से दूरी, ये दूरी x होगी, है ना। और y क्या होता है, इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी, तो मतलब ये दूरी y होगी। ओके, ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। इंग्लिश में देखें तो x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, यहाँ पे लिख देता हूँ, x को बोलते हैं हम लोग ABSCISSA या कोटि, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट भुज। इसको x निर्देशांक, y निर्देशांक ये भी बोला जाता है ना। x निर्देशांक y अक्ष से दूरी है, y निर्देशांक x अक्ष से दूरी है। ओके, अगर आपको किसी भी पॉइंट को इस कार्तीय तल में दर्शाना है तो उसके x और y कोऑर्डिनेट पता हो जाए तो आप लोग उसको दर्शा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हमें अगर कार्तीय तल में एक बिंदु को दर्शाना आ गया है तो हमें यह पता लगाना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। एक पॉइंट मान लीजिए आपको ये मिल गया है और दूसरा पॉइंट कहीं और ले लीजिए ये। और हाँ, एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई पॉइंट x अक्ष पर स्थित है, मान लो ये Q पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या लगता है क्या होंगे? अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर स्थित है तो उसकी y अक्ष से दूरी ये होगी, है ना, और x अक्ष से उसकी दूरी क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो तो x अक्ष पर ही बैठा है ना। अगर आप अपने घर के अंदर ही घुसे हुए हैं तो आपके घर से दूरी क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। सिमिलरली अगर हमने किसी बिंदु को
ले लिया है यहाँ पे वाई अक्ष पे, और मान लो ये बिंदु है आर, वाई अक्ष पे कोई बिंदु ले लिया है तो उसकी एक्स अक्ष से कुछ ना कुछ दूरी तो रहेगी, मतलब इसका एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी है तो मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष से इसकी दूरी 0 है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई अक्ष से दूरी होती है जबकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष से दूरी होती है। ओके, अब हम लोग चलते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में। मान लो आपके पास एक बिंदु P ये है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ओके, एक बिंदु ले लो Q जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ओके, अब आपको इस बिंदु P से इस बिंदु Q के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। क्या होगी? दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ये स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समझ आई आपको इतनी बात? ये सूत्र होता है। इस सूत्र का जो हम लोग प्रूफ करेंगे वो जब इस टॉपिक पे चलेंगे तो करेंगे। ओके, आज इंट्रोडक्शन है इसलिए मैंने इस सूत्र को ऐसे ही लिख दिया। अब अगर आपको किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालनी पड़े, मूल बिंदु ये है ओरिजिन, तो आप लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पहले पता करो क्या होते हैं। ओरिजिन ऐसा बिंदु है जो ना तो एक वाई अक्ष में एक को दूरी चला है ना तो एक्स अक्ष में तन को दूरी चला है। तो इसका मतलब जो ओरिजिन है उसके जो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। समझ आई ना इतनी बात? कोई बिंदु अगर कहीं मूवमेंट ही नहीं किया, वो एकदम बेस पे बैठा है तो उसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा। तो अगर आपको इस बिंदु से किसी अन्य बिंदु x1, y1 की दूरी निकालनी है तो क्या करोगे? नेक्स्ट टॉपिक यही है, मूल बिंदु और बिंदु x1, y1 के बीच की दूरी। ओके, मान लो आपके पास कोई बिंदु ये है जिसके निर्देशांक x1, y1 है। एक्चुअली यही ले सकते थे कोई बात नहीं। आपको इस x1, y1 से यहाँ तक की दूरी पता करनी है। ये दूरी क्वेश्चन मार्क है, कितनी होगी ये पता लगानी है। तो x1, y1 तो आपको पता है, बट जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो 0 है ना? तो हम लोग यहाँ पे x2 की जगह 0 रख सकते हैं और y2 की जगह भी 0 रख सकते हैं। मानते हो ना मेरी बात? तो ये d क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x1 का स्क्वायर x1 स्क्वायर होगा और y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर होगा। तो सिंपली हम लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो किसी भी बिंदु x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी निकल आएगी। ओके, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग ये देखते हैं, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। ये जो संरेख चीज है, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर। ऐसे तीन बिंदु जो किसी एक ही लाइन पे आ जाएं, एक ही रेखा पे। और इसको मैं मिटाता हूं तो आगे देखते हैं। देखो, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं मिस करना चाहिए। अगर आपको किसी पाठ को पढ़ना है तो उस पाठ के बारे में जो सबसे पहला लेक्चर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो हमारे एक सर थे, उनका नाम था आरपी सिंह सर। वो ऐसे ही अगर उन्हें कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो एक लेक्चर वो पूरा लेते थे उस चैप्टर के बारे में बताने में। उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये सब वो एक्सप्लेन करते थे। फिर अगले दिन से हम लोग चैप्टर पे रियल तौर पे चैप्टर पे आते थे। ओके, संरेख का मतलब होता है कोलिनियर। संरेख ऐसे बिंदु जो किसी एक ही रेखा पर आए, 1, 2, 3। मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये कोई रेखा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु A, B, C संरेख हैं यदि A से लेके B तक की दूरी AB और B से लेके C तक की दूरी AC, इनको जोड़ो। AC कह रहा हूँ, B से लेके C तक की दूरी BC होगी ना। इनको जोड़ो तो ये बराबर हो जाए A से लेके C तक की दूरी के। ये AB का मतलब A से B तक की दूरी, BC का मतलब B से C तक की दूरी और AC का मतलब A से C तक की दूरी। एग्री करते हो आप लोग? अगर हमें इन तीनों बिंदुओं को संरेख दिखाना है तो A से लेके B तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर B से लेके C तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर A से लेके C तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर इन दोनों का योग
बड़ी वाली दूरी के योग के बराबर आ गया, तब हम बोलेंगे कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यह तीनों बिंदु संरेख हैं। समझ आई इतनी बात? आगे, रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करना। ओके, रेखाखंड क्या होता है आपको पता है? रेखाखंड किसी रेखा को काटने पर मिलता है। रेखा अनंत होती है लेकिन रेखाखंड एक निश्चित दो बिंदुओं के बीच में होता है। मान लो अपने पास एक रेखाखंड है, ये ए बी, हमें इस ए बी रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करना है, यही कह रहे हैं ना, रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करना है। अब वो दो भाग कितने बड़े कितने छोटे होंगे ये अनुपात निश्चित करेगा। ओके, तो विभाजन दो टाइप का होता है ना। पहला होता है बाह्य अंतः विभाजन, पहले अंतः विभाजन, इंटरनल सेक्शन या डिवीजन बोल सकते हैं। दूसरा होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मैं आपको पूरी गारंटी के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ये सारी चीजें अभी तो मैं बेस बता रहा हूं, आपको ये लेक्चर वाइज पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर हमें इस रेखाखंड को m अनुपाते n में विभाजित करना है तो हमें इस रेखाखंड के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा Q जिसकी A से दूरी m हो और B से दूरी n हो। मतलब ये जो m है ये A से लेके Q तक की दूरी है और ये जो n है ये B से लेके Q तक की दूरी है। समझ आई बात? बिंदु A है, बिंदु B है, इसके बीच में कोई बिंदु Q इस तरह से स्थित है कि A से लेके Q तक की दूरी m है और Q से लेके B तक की दूरी n है। तब हम बोलेंगे कि बिंदु Q रेखाखंड AB को m अनुपाते n में अंतः विभाजित करता है ना। अंतः का मतलब होता है जो Q बिंदु है वो A और B के बीच में स्थित करे। बीच मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं, A और B के अंदर रहे, चाहे यहाँ रहे, यहाँ कहीं भी हो सकता है। ओके, अब ये जो बिंदु Q है इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है। अगर बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 हो, बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 हो और बिंदु Q रेखा खंड AB को m अनुपाते n में विभाजित करता है तो जो Q के निर्देशांक होंगे x, y, ये x बराबर होता है, मैं कहीं कैपिटल X कहीं स्मॉल x कर रहा हूँ, x बराबर होता है my2 प्लस my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n x2, सॉरी मैं y लिख रहा हूँ। अगर हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हमें दोनों बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट का यूज करना होगा, है ना। x निर्देशांकों का यूज करके mx2 प्लस nx2 x1, यार हमें लेफ्ट हैंड वाले अनुपात को राइट हैंड वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और राइट हैंड वाले अनुपात को लेफ्ट हैंड वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ये हो गया Q बिंदु का x निर्देशांक। और y निर्देशांक क्या होगा? x2 की जगह y2 हो जाएगा और x1 की जगह y1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई m प्लस n, वैसे ही रहेगा, है ना। तो आप लोगों को बिंदु Q के निर्देशांक पता चल गए। Q के निर्देशांक क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तो हो गई अंतः विभाजन यानी कि इंटरनल सेक्शन, इंटरनल डिवीजन की बात। इस सूत्र को, कहाँ गया सूत्र, ये जो पूरा हम लोगों ने देखा, इस सूत्र को हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे ऐसे है। ओके, अंतः विभाजन हो गया है तो अब हम लोग थोड़ा बाह्य विभाजन के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई रेखाखंड है ए बी, हमें एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जो ए बी रेखाखंड को m अनुपाते n में बाह्य रूप से विभाजित करे। बाह्य का मतलब जो अपना बिंदु रहेगा वो a और b के बीच में नहीं रहेगा,
कहीं बाहर रहेगा, या तो वो ए के पहले हो सकता है या तो वो बी के बाद हो सकता है। मान लो अपना बिंदु यहाँ है, ओके, तो यहाँ पे m और n सेम रहेंगे। कैसे? m रहेगा a से लेके p तक की दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी m रहेगी, और n होगा b से लेके p तक की दूरी। पिछले वाले में भी ऐसा था ना, a से लेके p तक की दूरी को हम लोग m बोलते थे और b से लेके p तक की दूरी को हम लोग n बोलते थे। तो जो y विभाजन करने का सूत्र होता है वो होता है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हम लोग जहां जहां प्लस लिखे थे वहां वहां माइनस लिखना पड़ेगा। सो m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, कॉमा m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये होता है किसी भी रेखाखंड को y विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स हो गए, जहां पे हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है, m अनुपात n में। तो समझ आया आपको अंतः विभाजन और y विभाजन। ओके, नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे निर्देशांकों की मदद से। अगर हमें किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का निर्देशांक पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, ये देखना है। मान लो आपके पास कोई एक त्रिभुज है, समथिंग लाइक दिस, है ना, ए बी सी। ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है और सी बिंदु के निर्देशांक x3 y3 हैं। तो जो त्रिभुज ए बी सी का एरिया होता है वो फॉर्मूला होता है 1/2। x1 से शुरू करते हैं हम लोग और हमको साइक्लिक चलना है ना। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, y2 माइनस y3, ब्रैकेट के बाहर x कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर y कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। एक सिमेट्रिक फॉर्मूला है, आपको याद रहेगा, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। देखो हमें ऐसे चलना है, 1, उसके बाद आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 3, फिर उसके बाद 1। पहले हमें x1 लिया तो y के साथ 2 और 3 रहेगा, ओके। फिर अगर x2 लिया तो y के साथ 3 और 1 रहेगा और बीच में माइनस रहेगा, 2 3 1 देगा, 2 3 1, है ना, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, ऐसे चलेगा, 3 1 2। तो इस फॉर्मूले को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, कोई सीन नहीं है। ये होता है किसी त्रिभुज के एरिया का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, अगर त्रिभुज के तीनों कॉर्नर्स यानी तीनों वर्टेक्सेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, ऐसा निकालते हैं हम लोग एरिया। बहुत ही सिंपल मेथड है, यूज करेंगे आगे हम लोग। ओके, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करके निकालेंगे कि कौन कौन से बिंदु संरेख होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है, ओके। अगर मैं इस बिंदु ए को थोड़ा नीचे लाऊं, मान लो ये बी है, ये सी है, बिंदु ए इतनी दूर आ गया, है ना, यहाँ पे था, खिसक के वो यहाँ पे आ गया ये बिंदु, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि त्रिभुज छोटा हो गया। थोड़ा और नीचे आया यहाँ पे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। और अगर ये ए बिंदु आके इस रेखा पर ही रख गया तो आपको क्या लगता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, है ना। और इस कंडीशन में पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट सी तीनों एक ही रेखा में आ गए ना। तो यहां पे हमारा पॉइंट ये है कि अगर तीनों बिंदु ए बी सी एक ही रेखा में है तो ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है ना। पॉइंट ये है कि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जीरो क्षेत्रफल का त्रिभुज पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो हमें अगर ए बी सी बिंदु संरेख दिखाने हैं तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे और इसको 0 के बराबर दिखाएंगे। ओके, ये इंप्लाई करेगा ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। 3L बन गया। समझ आई आपको ये बात, है ना। 3 बिंदु संरेख तब होंगे जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है ना। इसके लिए आपको इन तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ओके,
संरेख बिंदु हो गया। इसके बाद हम लोग को रिवीजन करना है ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ तक मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई एज ए इंट्रोडक्शन, हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत डेप्थ में नहीं गया मैं। हम लोग जब लेक्चर शुरू करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पहले तो मैंने उसका सूत्र ऐसे लिख दिया, उसको डिराइव करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे कि हाँ एग्जैक्टली में यही होता है और ये कैसे होता है आप लोग देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, है ना। ओके, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से ही मैं आई थिंक स्टार्ट कर दूं, क्योंकि इस लेक्चर को हुए अभी शायद 20-30 मिनट ही 20-25 मिनट ही होंगे, तो हम लोग लगता है कि ये दूरी वाले सूत्र का निगमन कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ, हम लोग अपने पहला टॉपिक पे चलते हैं जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और स्टडी करते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे एक्चुअली में डिराइव होता है। ओके, कोई भी बिंदु आपको अगर एक्स और वाई एक्सिस यानी कि एक्स और वाई अक्ष में दे दिया जाए, ये बिंदु मान लीजिए P है और ये यहाँ पे एक बिंदु Q है। दो बिंदु आपको दे दिए गए हैं, आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ऐसे। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है, और यहाँ पे यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग करेंगे। ओके, तो लिखते हैं इसको स्टेप वाइज। माना P जिसके निर्देशांक Q से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने Q इधर ले लिया है, बाय द वे उधर ही लेना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। माना Q x1, y1 तथा P x2, y2, कॉमा है ये 21 लग रहा है, कार्तीय तल में दो बिंदु हैं। ओके, दो बिंदु हैं कार्टेशियन प्लेन में, ये दो पॉइंट्स हैं। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो हमें चेंजेस क्या करने पड़ेंगे। इस बिंदु Q से एक लंब ऐसे खींचना है, इस बिंदु P से एक लंब ऐसे खींचना है। ये जहाँ पे मिल रहा है इसका नाम M दे दो, ये जहाँ पे मिल रहा है इसका नाम N दे दो। तो आप लोग ध्यान से देखो, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y अक्ष से दूरी होती है, तो दैट मीन्स ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ये बिंदु Q की y अक्ष से दूरी होगी, और यही दूरी आ रही है यहाँ तक। तो O से लेके M तक की दूरी क्या होगी, x1 होगी कि नहीं होगी, बताओ। एग्री करते हो ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी Q तक की दूरी x1 है, x कोऑर्डिनेट, और हमने लंब खींचा है तो ये दूरी नीचे तक वही आती जाएगी। तो O से लेके M तक की दूरी x1 हो गई। सिमिलरली y अक्ष से P बिंदु तक की दूरी क्या थी, x2 थी, उसका x कोऑर्डिनेट, और हमने P बिंदु से नीचे लंब खींचा है, तो यहाँ से लेकर N तक की दूरी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से मैं दो चीज़ें निकल के आई चित्र में। और पहले हमने लंब खींचा, ये तो लिखा ही नहीं। बिंदु Q से OX अक्ष पर लंब का क्या नाम है, QM है ना, QM, तथा बिंदु P से OX अक्ष पर लंब PN खींचा। ओके, और एक चीज़ हमें और करनी है, Q को इससे मिलाना है, ऐसे, इसको R नाम दे दो। हमने Q बिंदु से PN पर एक लंब डाला, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। बिंदु Q से PN पर लंब QR खींचा। अब आप लोग देखो, यहाँ पे तीन ऑब्जर्वेशंस हमको मिलेंगे। OM क्या मिलेगा, x1, दिस विल इंप्लाई OM बराबर x1,
अगर OM x1 है तो Mn क्या होगा? Mn देखो x2 यहाँ से यहाँ तक है, हम लोग इस पूरी डिस्टेंस में अगर इतनी डिस्टेंस निकाल दे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब OM x1 है और ON x2 है, तो ये इंप्लाई करेगा OM x1 है, ON x2 है, तो ये इंप्लाई करेगा Mn बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। Mn बराबर x2 माइनस x1। और आप लोग ध्यान से देखो Mn किसके बराबर है? Mn ऐसे अगर ऊपर उठाओगे तो QR के बराबर है ना, क्योंकि Q बिंदु से M परपेंडिकुलर है, R बिंदु से N परपेंडिकुलर है, तो Mn किसके बराबर हो गया? QR के, जो ये बराबर होगा QR के। तो आप लोग को यहाँ से QR बराबर क्या हो मिल गया? x2 माइनस x1। नेक्स्ट अब आप लोग देखो यहाँ पे M बिंदु से Q बिंदु तक की दूरी y1 होगी, है ना। y कोऑर्डिनेट x अक्ष से दूरी ही तो होती है, तो M से लेकर के Q बिंदु तक की दूरी क्या होगी? y1 MQ। तो एंड MQ बराबर y1 कॉमा M से लेकर Q तक की y1 और N से लेकर के P तक की y2, है ना। N से लेके P तक की y2। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, तो इतनी दूरी निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी घटा दोगे ना यार, ऑब्वियसली सिंपल सी इसी तरह की बात है। तो हमें अगर PR चाहिए तो PN में से QM घटाना पड़ेगा, दैट मीन्स y2 माइनस y1। सो दिस विल इम्प्लाई PR इज इक्वल टू y2 माइनस y1। Mn इज इक्वल टू x2 माइनस x1, PR इज इक्वल टू y2 माइनस y1। QR इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मिल गया और PR इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ये मिल गया। तो अब आप लोग ध्यान से देखो इस समकोण त्रिभुज PRQ में कर्ण PQ है, लंब PR है, आधार QR है। तो समकोण त्रिभुज PQR में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो समकोण त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें? PQ चाहे लिखो चाहे QP लिखो, बात एक ही है। मैं QP लिखता हूं क्योंकि Q पहला पॉइंट है, P दूसरा पॉइंट है ना। x1 y1 x2 y2। QP स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है अपनी PR है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है अपनी QR है। तो यहाँ से QP क्या हो जाएगा? PR निकाला है हमने, y2 माइनस y1 है, PR y2 माइनस y1 है और QR क्या है? x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस QR क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप लोग इनको स्विच भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई सीन नहीं है। तो यहाँ से बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? QP बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है अपना ओरिजिनल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। हालांकि इसको निकालने में, क्योंकि मैंने Q बिंदु को इधर माना, P बिंदु को इधर माना, इसलिए थोड़ा सा मेस्डअप हो गया। मेस्डअप क्या? जो दूरी Q से लेके P तक की होगी वही दूरी P से लेके Q तक की भी तो होगी, है ना। आपकी दूरी जो आपके घर से स्कूल तक ही है ना। मान लो आपका घर आपके स्कूल से 4 किलोमीटर है, तो आपका स्कूल तो आपके घर से भी 4 किलोमीटर होगा ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती अगर वो बिंदु एक जगह स्थित है। ओके, तो QP बराबर अपने को ये फॉर्मूला मिल गया। तो आई थिंक अब आप लोगों को जो दूरी सूत्र है उसके बारे में नॉलेज हो गया होगा, उसको कैसे निकालते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसका यूज देखेंगे, है ना, कि इस दूरी सूत्र का क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई थिंक आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर पहले से नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।